नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी सुचारू ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, चलिए आज के सेशन को हम अपना स्टार्ट करते हैं। जुड़ जाएंगे सभी साथी लोग, जितने भी हमारे बहन और भाई जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें और क्लास आप लोग पूरा देखे करें, नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएंगे साथियों, मैं आपसे बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपके नोट्स से आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा आपको 90% क्वेश्चन फंसाने की मैं गारंटी लेता हूँ साथियों। मैं कोशिश पूरी करता हूँ 95% फंसे, लेकिन 90% क्वेश्चन अपने नोट्स से ही आते हैं। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इस नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। जितने भी कथन लिखवाए जाएं वो आप लोग लिखा करें, क्योंकि इन कथनों से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं साथियों। यही तो माया है, यही तो माया है। आप लोग चाहे किसी भी क्लास में हों, लेकिन साथ ही आप लोग ढंग से तैयारी करें, बेहतरीन तरीका से। क्लास में पढ़ रहे हों, चाहे आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये विषय साथियों आपका निर्माण करने वाली विषय है। आपके आपका व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आपको आप बनाने वाली सब्जेक्ट है। आपको आप बनाती है ये सब्जेक्ट। आपका पर्सनल डेवलपमेंट आपको करती है, व्यक्तिगत विकास आपका करती है। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने पहला चैप्टर शुरू किया था राजनीतिक सिद्धांत में, और हम लोगों ने वो समाप्ति भी कर दिया था। क्या नाम था उसका? राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, क्षेत्र, उपागम, पद्धतियां, उसका अन्य विषयों के साथ संबंध, ये हम लोगों ने देखा। आज जो चैप्टर अपना वो रहेगा राज्य का अर्थ तथा उसके निर्माणक तत्व। राज्य का अर्थ एवं निर्माणक तत्व, ये चैप्टर रहने वाला है साथियों। मैं पूरी प्रयास करूंगा कि इसी एक ही क्लास में इस पूरे 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 के पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिया जाए, कि छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए हम लोग इसके लिए थोड़ा लगभग लगभग 2 क्लासों में हम उसको भी समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो क्लास लंबी जाने की संभावना रहेगी, लगभग 2 घंटे के आसपास। आप लोग धैर्य बना करके बैठे रहें और कुर्सी और मेज का प्रयोग करें। रजाई बिस्तर पर बैठ कर तैयारी ना करें। चलिए, तो चैप्टर का नाम डाल दीजिए राज्य का अर्थ एवं निर्माणक तत्व। राज्य का अर्थ एवं निर्माणक तत्व। साथियों, ये जो राज्य होती है, जो राज्य होता है, हम लोग जानते हैं राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। राज्य क्या होती है? राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। जो राज्य होता है वो सभ्य समाज की पहचान होती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ सभ्य समाज होता है वहीं राज्य होता है, और जहाँ सभ्य समाज नहीं होता वहाँ राज्य की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। जैसा हम लोगों ने देखा होगा प्रागैतिहासिक काल में, उस समय जो मानव था, मानव को जो मिलता था वही खा लेता था, वही खा लेता था। जहाँ रहता था, जहाँ उसे जगह मिल जाती थी वहीं सो जाता था, है ना। मानव खाद्य संग्राहक था, खाना बदोश था, तो वो खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देता था। नंगे उघारे फिरता रहता था जंगलों में, है ना। उसमें सभ्यता नहीं थी, सभ्यता नहीं थी। तो आगे चल करके सभ्यता का विकास हुआ तो राज्य भी अस्तित्व में आया।
तो हम लोग कह सकते हैं साथियों कि जहाँ सभ्य समाज होता है वहीं राज्य होता है, और जहाँ सभ्य समाज नहीं होता वहाँ राज्य नहीं होता। तो राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है साथियों। राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का उपकरण भी है। राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का उपकरण भी है साथियों। तो इससे क्या करते हैं, हम सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। जो समाज की व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने का कार्य हम लोग इससे करते हैं। हम लोग जानते हैं साथियों कि राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय क्या है, तो राज्य है। ये जो राज्य है ये साथियों किससे बना, तो ये समाज से बना। राज्य समाज से बनता है। राज्य किससे बनता है मेरे साथी, समाज से बनता है। और जैसे जैसे साथियों हम जानते हैं समाज में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे हमारे राज्य में भी परिवर्तन आता है, और वैसे वैसे हमारे राज्य में होने वाली राजनीति में भी हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि जो राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय राज्य है, ये राज्य समाज से बनता है। राज्य समाज से बनता है, और जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है वैसे वैसे राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आता है, और वैसे वैसे राज्य में होने वाली राजनीति वह परिवर्तित होती रहती है साथियों। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं। राज्य को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं। राज्य कौन कौन से कार्य करता है साथियों, राज्य कौन कौन से कार्य करता है, तो राज्य दो प्रकार के कार्य करता है मेरे साथी। राज्य दो प्रकार के कार्य करता है कि कौन कौन से गुरुजी। पहला, राज्य आवश्यक कार्य करता है। आवश्यक कार्य में कौन कौन, आवश्यक कार्य में जैसे सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, तो ये क्या है, राज्य के आवश्यक कार्य हैं। वहीं राज्य लोक कल्याणकारी कार्य भी करता है। लोगों के कल्याण से संबंधित, जन कल्याण से संबंधित, लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं से संबंधित कार्य करता है, उनकी पूर्ति करने से संबंधित कार्य करता है, जिन्हें हम लोग लोक कल्याणकारी कार्य कहते हैं। जिन्हें हम लोग लोक कल्याणकारी कार्य कहते हैं। तो साथियों, तो हमने बताया जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया। तो राज्य का विकास क्रम होगा गुरुजी एक, कहाँ भैया, बिल्कुल है। तो राज्य के विकास क्रम में जैसे हम लोग देखेंगे, शुरुआत में कबीला राज्य था, उसके बाद प्राच्य साम्राज्य या पूर्वी राज्य आया, उसके बाद यूनानी नगर राज्य आया, उसके बाद रोमन साम्राज्य आया, उसके बाद राष्ट्र राज्य आया। रोमन साम्राज्य के बाद सामंती राज्य, सामंती राज्य के बाद राष्ट्र राज्य आधुनिक काल में। ये इसका विकास क्रम है, अभी हम लोग देखेंगे। जरा इतना हम लोग लिखते हुए चलें, क्योंकि साथ के साथ लिखते चलेंगे, एक बार समझाएंगे फिर दोबारा लिखवाएंगे, समय ज़्यादा व्यतीत ना होगा। ठीक भैया, चलिए लिखें। राज्य का अर्थ, राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं साथियों। राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं। तो राजनीतिक रूप से संगठित समाज को क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। हम जानते हैं साथियों राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। राज्य सामाजिक व्यवस्था को
बनाए रखने का एक उपकरण है, एक उपकरण है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक उपकरण है। तो राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का उपकरण है ना। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय क्या है? राज्य है। लिखें, राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय राज्य है। राज्य समाज से बनता है, समाज से बनता है। जैसे जैसे अर्थात जैसे जैसे समाज के स्वरूप में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे राज्य के स्वरूप में परिवर्तन राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आता है। राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आता है और वैसे वैसे राज्य में होने वाली राजनीति भी परिवर्तित होती है। परिवर्तित होती है। राज्य के कार्य क्या होते हैं? राज्य के कार्य कौन कौन से होते हैं? राज्य दो प्रकार के कार्य करता है। नंबर एक, आवश्यक कार्य, आवश्यक कार्य। दूसरा, लोक कल्याणकारी, कल्याणकारी कार्य। आवश्यक कार्यों में जैसे सुरक्षा है, शांति व्यवस्था है, सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय है। जनता के कल्याण से संबंधित कार्य, कल्याण से संबंधित कार्य। तो भैया राज्य दो प्रकार के कार्य करता है। एक आवश्यक कार्य, सुरक्षा, शांति व्यवस्था तथा न्याय के कार्य करता है। लोक कल्याणकारी कार्य, लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं से संबंधित, लोगों के कल्याण से संबंधित कार्य करता है। क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ है ना। राज्य का विकास क्रम निम्नलिखित है साथियों। इतना उतर गया हो तो बताइएगा। राज्य का विकास क्रम निम्नलिखित है। राज्य का विकास क्रम निम्नलिखित है। हम जानते हैं साथियों कि जो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले कबीला राज्य था। मैं कई बार समझा चुका हूं आपको। सबसे पहले
कबीला राज्य था। देखिए ये राज्य का विकास क्रम, इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा कि राज्य के विकास क्रम को व्यवस्थित रूप में क्या कीजिए, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है और आता है ऐसे। सबसे पहले क्या था, कबीला राज्य था कि लोग, मैंने आपको बताया होगा जो फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था उस समय, जो कबीला राज्य था, लोग कबीले के रूप में आते थे, 10-5 दिन रहते थे, फिर चले जाते थे, फिर कहीं और रहते थे। मतलब ये अस्थायी राज्य था। यहाँ पर क्या था, अस्थायी राज्य। यहाँ पर लोग कुछ दिन, 10-5 दिन, 20 दिन रहते थे, उसके बाद फिर कहीं और चले जाते थे। तो कबीले की तरह रहते थे, आते थे, चले जाते थे। कबीला राज्य के बाद साथियों हम जानते हैं कि नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। और हम जानते हैं कि पूर्वी राज्य प्राच्य साम्राज्य अस्तित्व में आया। कौन सा राज्य, पूर्वी राज्य या प्राच्य साम्राज्य या प्राच्य राज्य, प्राच्य राज्य अस्तित्व में आया। इसके बाद साथियों भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास हुआ। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास हुआ। और कौन सा राज्य, यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। कौन सा राज्य भैया, यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। यूनानी नगर राज्य, कौन सा, यूनानी नगर राज्य। तो यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। इसी यूनानी नगर राज्य में राजनीति का उदय हुआ भाई साहब, राजनीति का उदय हुआ। इसी यूनानी नगर राज्य में राजनीतिक चिंतन का उदय हुआ। राजनीतिक चिंतन का यहीं पर उदय हुआ। यूनानी नगर राज्य के बाद रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया। रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया। और रोमन साम्राज्य के उदय के साथ ही साथियों प्राचीन काल का अंत हुआ। प्राचीन काल का अंत, जो कि इतने से इतने तक चला। और आधुनिक काल की शुरुआत हुई, मध्यकाल की शुरुआत हुई। और मध्यकाल की शुरुआत हुई और मध्यकाल 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक चला। और 0 से 6वीं शताब्दी तक क्या चला, अपना प्राचीन काल चला। रोमन साम्राज्य को देख के साथ ही मैंने आपको बताया होगा साथियों कि प्राचीन काल का अंत हुआ, मध्यकाल की शुरुआत हुई। और मध्यकाल में जो था साथियों सामंती लोगों का बोलबाला था, इसलिए हम लोगों ने इस मध्यकाल के राज्य को क्या कह दिया, सामंती राज्य कह दिया। क्या कह दिया, सामंती राज्य कह दिया। सामंती राज्य, सामंती राज्य। और सामंती राज्य यानी मध्यकाल में क्या था साथियों, मध्यकाल में हम जानते हैं कि तमाम विषमताएं प्रचलित थी। मध्यकाल में बहुत प्रकार की विषमताएं प्रचलित थी, जैसे
मध्यकाल में धर्म का बोलबाला था, यानी कि यहाँ पर धर्म को आधार बनाकर राजनीति की जाती थी। अलौकिक जगत को आधार बनाकर लौकिक जगत की राजनीति की जाती थी साथियों। तो धर्म को आधार बनाकर राजनीति की जाती थी मध्यकाल में। विशेष अधिकारों का प्रचलन था, केवल कुछ ही समाज के एक ही वर्ग के पास विशेष अधिकार हुआ करते थे, बकाया सब लोग रोटी टुकड़े के लिए काम किया करते थे और उनको दास की भांति कार्य कराया जाता था उनसे। तो विशेष अधिकारों का प्रचलन था, समाज के एक ही वर्ग के पास क्या थे, तमाम 95% संपत्ति थी, भूमि थी, और 5% पर क्या थे, संपूर्ण जनता थी, और उन पर वो संपूर्ण जनता पट्टे पर काम किया करती थी और उनमें भी वो लगान मतलब कर देते थे। तो केवल रोटी रोटी मिल रही थी, उसमें बेचारे कोई अधिकार, कोई स्वतंत्रता, कोई ऐसी भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई थी। ठीक है, यहां पर हम जानते हैं साथियों, मध्यकाल में सत्ता बंटवारे पर आधारित थी कि केवल कुछ ही वर्ग के पास सत्ता थी, बकाया लोगों के पास नहीं थी। सामंती व्यवस्था मौजूद थी, जिम्मेदार हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे बड़े बड़े। तो कुछ ऐसी विशेषता व्यवस्थाएं थी, विषमताएं थी यहाँ पर। तो इन्हीं सबके बीच में जो आम नागरिक थे, आम जनता थी, वो कहीं ना कहीं पिसती चली गई। और साथियों, इसने रूप ये ले लिया कि जब शोषण ज़्यादा होने लगा आम जनता का जब शोषण ज़्यादा होने लगा साथियों, तो क्या हुआ कि उसके विरोध में, यानी मध्यकाल की प्रचलित विषमताओं के विरोध में पुनर्जागरण आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन आदि सभी क्रांतियां हुई। इन्हीं सभी क्रांतियों के परिणाम स्वरूप आधुनिक काल मतलब 16वीं शताब्दी, तो आधुनिक काल में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ 16वीं शताब्दी में, और राष्ट्र राज्य के उदय के साथ ही आधुनिक काल की शुरुआत मानी गई। तो वर्तमान में जो हम राज्य देखते हैं साथियों, वह है आधुनिक काल की देन मानी जाती है। तो जिस राज्य पर आज हम चिंतन करते हैं, जिस राज्य को आज हम पढ़ते हैं, जिस राज्य को देखते हैं, वह राज्य आधुनिक काल की देन मानी जाती है। चलिए बात करें सामंती राज मध्यकाल में, तो यहाँ पर साथियों कई जो विषमताएं थी वो प्रचलित थी। जैसे हम जानते हैं विशेष अधिकारों का प्रचलन था। विशेष अधिकारों का प्रचलन, विशेष अधिकारों का प्रचलन था। सत्ता बंटवारे पर आधारित थी, सत्ता बंटवारे पर आधारित थी। सत्ता बंटवारे पर आधारित थी, है ना। धर्म का बोलबाला था, धर्म का बोलबाला था। सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था थी। इन्हीं सब विषमताओं के विरोध में, इन्हीं सब विषमताओं के विरोध स्वरूप, इनके विरोध में मध्यकाल में ही साथियों, मध्यकाल में ही पुनर्जागरण आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, आदि सभी आंदोलन हुए और इनके परिणाम स्वरूप, इनके परिणाम स्वरूप
इनके परिणाम स्वरूप राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। इसका उदय हुआ कब? 16वीं शताब्दी में। तो राष्ट्र राज्य का उदय हुआ 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। 16वीं शताब्दी में ही इसे हम लोग आधुनिक काल की शुरुआत हुई। तो और आधुनिक काल की शुरुआत के साथ ही राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो वर्तमान में जिस राज्य को हम देखते हैं वो क्या है? आधुनिक काल की देन मानी जाती है साथियों। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो ये सब चीजें जो आप लोग हैं उतार लीजिए भैया। चलिए, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर भैया उतार लें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राज्य के निर्माणक तत्वों के ऊपर। राज्य के निर्माणक तत्व, तो डाल दीजिए टॉपिक राज्य के निर्माणक तत्व। चलिए, राज्य के निर्माणक तत्व। राज्य के निर्माणक तत्व। तो साथियों, राज्य के निर्माणक तत्वों से संबंधित राज्य के तत्वों के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। कोई कहता है राज्य के निर्माण के 3 तत्व होने चाहिए, कोई कहता है 4 तत्व होने चाहिए। तो सबका अलग अलग अपना भिन्न भिन्न मत माना जाता है साथियों। अपना अलग अलग मत है इनका। जैसे एक है बिलोबी ने साथियों राज्य के निर्माण के तीन तत्व बताए। पहला उन्होंने बताया कि सामाजिक दृष्टि से एकताबद्ध जनसमूह, सामाजिक दृष्टि से एकताबद्ध जनसमूह। उसके बाद उन्होंने बताया कि शासन तंत्र और संविधान।
तो राज्य के निर्माण के उन्होंने 3 तत्व बताए बिलोबी ने। एक है सिज्विक, सिज्विक ने भी 3 तत्व बताए, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। एक है ब्लंटसली, ब्लंटसली ने भी साथियों, ब्लंटसली ने 4 तत्व बताए, जनसंख्या, भूभाग, एकता और संगठन, ये ब्लंटस ने बताया। वहीं गार्नर ने भी साथियों 4 तत्व बताए, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जो गार्नर ने 4 तत्व बताए यही सर्वमान्य है, यही सर्वविदित है, सर्वमान्य है ना। तो ये क्या है, सर्वमान्य माने जाते हैं गार्नर द्वारा जो बताए गए। तो लिखिए साथियों, राज्य के निर्माणक तत्वों के संदर्भ में राज्य के निर्माणक तत्वों के संदर्भ में भिन्न अलग अलग विद्वानों का अपना अपना भिन्न भिन्न मत है, भिन्न भिन्न मत है। जैसे बिलोबी, बिलोबी ने राज्य के निर्माणक राज्य के 3 निर्माणक तत्व बताए। नंबर 1, सामाजिक दृष्टि से एकताबद्ध जनसमूह, सामाजिक दृष्टि से एकताबद्ध जनसमूह। दूसरा, शासन तंत्र। तीसरा, संविधान। ठीक है भैया। दूसरे हैं सिज्विक, सिज्विक ने राज्य के 3 निर्माणक तत्व बताए। नंबर 1, जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता। नंबर 1, जनसंख्या, भूभाग तथा जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार। इसने संप्रभुता तो गार्नर का था ना, संप्रभुता इसमें नहीं था, संप्रभुता गार्नर का था। तो जनसंख्या, भूभाग और सरकार। तो सिज्विक ने राज्य के 3 निर्माणक तत्व बताए, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। वहीं ब्लंटसली क्या कहते हैं मेरे साथी, ब्लंटसली ने भी साथियों राज्य के चार निर्माणक तत्व बताए। नंबर 1, जनसंख्या। नंबर 1, जनसंख्या,
भूभाग, जनसंख्या, भूभाग, एकता और संगठन, एकता और संगठन, एकता और संगठन। 4 नंबर पर आते हैं गार्नर। गार्नर ने साथियों राज्य के 4 निर्माणक तत्व बताए। तत्व बताए। तो राज्य के 4 निर्माणक तत्व बताए, कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। संप्रभुता। और यही जो चारों तत्व हैं, यही क्या है? यही सर्वमान्य है। यही सर्वमान्य माने जाते हैं। यही सर्वमान्य माने जाते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति को लेकर के, राज्य के तत्वों को लेकर के, राज्य के निर्माणक के तत्वों को लेकर के अलग अलग विद्वानों को अपना अपना इनका अलग अलग महत्व है, अलग अलग बात कही इन्होंने, अपना अलग अलग मत है इनका। यहाँ बिलोबी ने राज्य के निर्माण के 3 तत्व बताए। सामाजिक दृष्टि से एकताबद्ध जनसमूह, शासन तंत्र और संविधान। सिजविक ने भी 3 तत्व बताए, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। ब्लंटस्ली ने 4 बताए, जनसंख्या, भूभाग, एकता और संगठन। गार्डनर ने राज्य के 4 तत्व बताए, कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो गार्डनर के जो बात है भाई साहब, गार्डनर ने जो तत्व बताए ये कहाँ है? ये सर्वमान्य माने जाते हैं। यही क्या है? सर्वविदित है, सर्वमान्य है। ठीक है भैया, चलिए। तो सबसे पहला हम लोग तत्व देखेंगे राज्य के निर्माणक तत्वों में। ठीक है भैया, चलिए। ठीक, चलिए। तो राज्य के निर्माणक तत्व कौन कौन से भैया? नंबर 1 जनसंख्या है। क्या है गुरुवर? पहला जनसंख्या है गुरुजी, दूसरा भूभाग है गुरुजी, तीसरा सरकार है, चौथा संप्रभुता है। चौथा संप्रभुता है। चलिए साथियों, तो सबसे पहले डाल दें जनसंख्या। जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या जो है साथियों, ये जो तत्व है यह राज्य का भौतिक तत्व कहा जाता है। इसको इसको क्या कहा जाता है? राज्य का भौतिक तत्व कहा जाता है। इसी को राज्य का मूल तत्व भी कहा जाता है। राज्य का
राज्य का मूल तत्व भी कहा जाता है। तो राज्य का भौतिक तत्व, राज्य का मूल तत्व, राज्य का मानवीय तत्व भी इसको कहा जाता है, यानी कि मानवीय तत्व के रूप में भी इसको जाना जाता है। राज्य का मानवीय तत्व क्या है? तो जनसंख्या है। इतनी बात क्लियर है यहाँ से? अरे हाँ या ना? दूसरे बॉक्स में पहुंचे? चलिए बहुत अच्छे। तो साथियों हम जानते हैं कि जो एक राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए यह कहीं नहीं बताया गया है, कहीं भी उल्लेखित नहीं कि एक राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। लेकिन साथियों भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं राज्य की जनसंख्या को लेकर के। कोई कहता है कि भैया राज्य में बहुत अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, कोई कहता कम होनी चाहिए, कोई कहता पर्याप्त होनी चाहिए। चाइना है, भारत है, ये विशाल जनसंख्या वाले राज्य हैं। वहीं मोरक्को, मॉरिशस ये छोटी जनसंख्या वाले राज्य हैं। तो कहीं ना कहीं हमको राज्य की जनसंख्या ज़्यादा भी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं छोटी भी जनसंख्या कम भी जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो जनसंख्या के संबंध में राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इस संबंध में कहीं भी जानकारी उल्लेखित नहीं है। लेकिन साथियों सर्वप्रथम अरस्तु ने पर्याप्त जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया था। है लिखें, अरस्तु ने पर्याप्त जनसंख्या की बात की है। तो अरस्तु ने कैसी बात करी भैया? पर्याप्त जनसंख्या की बात करी है कि एक राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए। अरस्तु का ही कथन है एक, अरस्तु का कथन है कि एक राज्य में जनसंख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह आत्मनिर्भर न बन सके, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि वह आत्म सुरक्षा ना कर सके। अर्थात एक राज्य में पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए। लिखिएगा, एक राज्य में जनसंख्या इतनी अधिक न हो कि वह आत्मनिर्भर न बन सके और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए जिसकी वह आत्म सुरक्षा ना कर सके। अर्थात एक राज्य में पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए। तो ये किसका कथन है मेरे साथी? ये आपका अरस्तु का कथन माना जाता है। तो अरस्तु ने पर्याप्त जनसंख्या की बात करी है। वहीं जो साथियों प्लेटो है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य में
5040 जनसंख्या बताई है। वहीं रूसों ने साथियों 10,000 जनसंख्या बताई है। यह लिख लें, अलग बॉक्स बना लें इसका ये एक और। प्लेटो ने आदर्श राज्य में 5040 जनसंख्या बताई। वहीं रूसों ने 10,000 जनसंख्या बताई। वहीं अरस्तु ने 1,00,000 जनसंख्या बताई। 1,00,000 जनसंख्या और 10,000 नागरिक। 10,000 नागरिक। तो ये भैया जनसंख्या ये है जनसंख्या के ऊपर बात। वही एक है डिगविट कहते हैं कि राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि शासन और शासित में वर्गीकरण किया जा सके। कि राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि शासन और शासित में वर्गीकरण किया जा सके। ये डिगविट कहते हैं। यह लिख लीजिएगा, डिगविट के अनुसार लिखिएगा, जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि शासन और शासित में वर्गीकरण किया जा सके। ऐसा ना हो भैया कि जितना शासन है उतनी शासित, मतलब उतने लोग हैं, तो वर्गीकरण काय बात को। तो शासन से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, जो शासित लोग हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तो शासन और शासित में क्या हो सके, वर्गीकरण किया जा सके। तो जनसंख्या इतनी होनी चाहिए भाई साहब। ये कौन कहते हैं? ये डिगविट कहते हैं। कौन है भैया? ये डिगविट। तो जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि शासन और शासित में अंतर किया जा सके, यानी कि उसमें वर्गीकरण किया जा सके। दूसरा है क्षेत्र अपना भूभाग। पहला हो गया, जनसंख्या के विषय में सब बातें याद होंगी आपको। चलिए, भूभाग कोई भी राज्य साथियों तभी अस्तित्व में आता है जब उसकी भूक्षेत्र अस्तित्व में होता है, जब उसकी सीमा निर्धारित होती हैं। कोई भी राज्य तभी अस्तित्व में आता है जब उसकी सीमा निश्चित होती है, सीमाएं निर्धारित होती हैं। यदि किसी क्षेत्र की सीमाएं विवादित हैं, सीमा विवाद में है, तो वह राज्य तो होगा, लेकिन वह खुशहाल राज्य नहीं हो सकता साथियों, वह खुशहाल राज्य नहीं होता। तो भूभाग के अंतर्गत वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल आदि क्षेत्र आते हैं। ये क्षेत्र आते हैं। यदि किसी राज्य के समीप समुद्र है, तो समुद्र में 15 मील तक की दूरी उस राज्य का भूक्षेत्र माना जाएगा। उस राज्य का भूक्षेत्र माना जाता है।
अरस्तु ने साथियों 12 मील तक की दूरी बताई है समुद्र में। जरा लिखें भाई इसे। इसमें भी कॉलम कॉलम टाइप के बना लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसमें ही समाप्त करना है। लिखें, एक राज्य तभी अस्तित्व में आता है जब उसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। सीमाएं निर्धारित होती हैं। यदि किसी राज्य की सीमाएं विवाद हैं, सीमाएं विवादित है, तो वह राज्य तो होगा, लेकिन खुशहाल राज्य नहीं होगा। लेकिन वह खुशहाल राज्य नहीं होगा। कौन कौन से भू क्षेत्र आते हैं भैया? जो भू क्षेत्र आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? जैसे स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जलमंडल। एक राज्य के अंतर्गत ये 3 प्रकार के भू क्षेत्र आते हैं। यदि किसी राज्य के समीप समुद्र है तो समुद्र में 15 मील तक की दूरी उस राज्य का भू क्षेत्र मानी जाती है। उस राज्य का भू क्षेत्र मानी जाती है। अगली बात कौन सी याद रखनी है? यानी कुछ ऐसे विद्वान हैं, कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने साथियों भूभाग जो क्षेत्र है, भू क्षेत्र है, उसको राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। जबकि कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व माना है। चलिए लिखिएगा। जैसे साथियों, जैसे सीले, हॉल, डिग्विट, सीले, हॉल, डिग्विट और बिलोबी आदि ने भू क्षेत्र को या भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। नहीं माना भाई साहब। तो ध्यान रखेंगे मेरे साथी, ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पीजीटी में भी आया, टीजीटी में भी आया। तो सीले, हॉल, डिगविट, बिलोवी ये राज्य को आवश्यक तत्व, भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन विद्वान भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते, नहीं मानते। तो जो मानते हैं उनका नाम होगा, एक इनका नाम होगा भाई साहब, तो याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है भैया। प्लेटो ने कितनी जनसंख्या बताई? 5040। ध्यान रखिएगा साथियों, एक एक बात मैं आपको बताते चल रहा हूं। भाई कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने भू क्षेत्र को राज्य का आवश्यक तत्व माना है, लिखिएगा। जैसे कलवर हैं, कलवर, मैक्स वेबर, वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन, गार्नर आदि ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व माना है, आवश्यक तत्व माना है। तो इतनी बात इसमें याद रखेंगे भाई। अरे हाँ या ना, तो फटाफट उतार लीजिए भाई बहुत जल्दी। उसके बाद सरकार और संप्रभुता पर फटाफट बात करके अगली स्लाइड में समाप्त हो जाएगा अपना चैप्टर। तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है अपना, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा भाई। मिटा दें, चलिए बहुत बढ़िया। जनसंख्या हो गई, भूभाग हो गई, और अपना अब बात करेंगे सरकार और संप्रभुता पर। सरकार जो होती है वो भाई साहब आपके भविष्य को निर्धारित करती है। अच्छी सरकार और अच्छी किताबें एकदम समझ में नहीं आती साथियों, समय लगता है, समय लगता है। अगला है सरकार। सरकार सरकार जो होती है मेरे साथी, सरकार जो होती है वो राज्य का मूर्त रूप होती है। यानी कि जो राज्य का मूर्त रूप, भाई हम राज्य को नहीं देख सकते लेकिन सरकार को तो हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। राज्य का मूर्त रूप होती है।
ठीक है भैया। सरकार जो होती है वो राज्य का संवाहक या इसको एजेंट कहा जाता है, राज्य का संवाहक या एजेंट कहा जाता है। राज्य का संवाहक या एजेंट कहा जाता है, कहा जाता है। राज्य की सभी नीतियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सरकार ही लेकर के जाती है साथियों। आगे लिखें, सरकार राज्य की सभी नीतियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, राज्य की सभी नीतियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सरकार ही लेके जाती है या पहुंचाती है। ठीक है भैया, इतनी बात आपको समझ में आई। अगला बॉक्स बनाइएगा, अगले बॉक्स में लिखो देखा जाए तो साथियों हम जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से राज्य और सरकार में कोई अंतर, कोई विभेद नहीं है। व्यवहारिक रूप में हम देखा जाए तो राज्य ही सरकार और सरकार ही राज्य है व्यवहारिक रूप में। लेकिन हम सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो राज्य और सरकार में अंतर है। हम जानते हैं साथियों राज्य और सरकार में अंतर है कि जहां राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है वहीं सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। राज्य का आकार बड़ा होता है, सरकार का आकार छोटा होता है। राज्य अमूर्त है, सरकार मूर्त है साथियों, सरकार मूर्त है। ये सब क्या है? ये अंतर है, ये अंतर है। या लिख लीजिएगा कि राज्य एवं सरकार में अंतर, या लिखें राज्य का आकार बड़ा होता है जबकि राज्य का आकार बड़ा होता है जबकि सरकार का आकार छोटा होता है। वही सरकार का आकार छोटा होता है। राज्य अमूर्त है और सरकार मूर्त है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है जबकि सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है। तो ये क्या है? राज्य और सरकार में अंतर है। एक है हॉब्स। हॉब्स ने साथियों राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं माना है। हॉब्स ने राज्य और सरकार में अंतर नहीं माना है।
उनके हिसाब से वही राज्य है, वही सरकार है, वही नागरिक समाज है जिसे हॉब्स ने कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी थी। हम जानते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हॉब्स के द्वारा जिस संप्रभु का गठन किया गया, जिस राज्य का गठन किया गया, उसे हॉब्स ने लेवियाथन कहा था। लेवियाथन, जो संप्रभु राजा उसने बनाया। तो साथियों, हॉब्स ने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं माना, जबकि लॉक ने राज्य और सरकार में अंतर माना था। जब तो जो लॉक का सामाजिक समझौता जो था वो द्विपक्षीय था कि एक समझौते से राज्य बना, दूसरे समझौते से सरकार बनी। तो एक समझौता सामाजिक था, एक समझौता राजनीतिक था। तो दोनों में अंतर इसने माना। देखिएगा, हॉब्स ने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं माना है, जबकि जो लॉक है, लॉक ने राज्य और सरकार में अंतर माना है। तो लॉक ने राज्य और सरकार में अंतर माना है, जबकि हॉब्स ने नहीं माना। बात करें अगली संप्रभुता की। संप्रभुता निर्णय लेने की क्षमता को ही संप्रभुता कहा जाता है। निर्णय कैसे होते हैं? आंतरिक और बाह्य निर्णय होते हैं। दो प्रकार के निर्णय होते हैं, एक आंतरिक निर्णय होते हैं, दूसरे बाह्य निर्णय होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आंतरिक और बाह्य दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। यह राज्य का प्राण तत्व होती है। संप्रभुता क्या होती है? राज्य का प्राण तत्व होती है। इसे सर्वोच्च सत्ता भी कह सकते हैं हम लोग, और इसे अंतिम सत्ता भी बोलते हैं। सर्वोच्च सत्ता या अंतिम सत्ता के रूप में हम इसको जानते हैं। संप्रभुता राज्य के जो चार तत्व होते हैं, राज्य के निर्माण के चारों तत्व, राज्य के निर्माण के चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानी जाती है। संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती साथियों। संप्रभुता ही एक ऐसा लक्षण होती है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करती है। संप्रभुता के कारण ही कोई राज्य अपनी गृह नीति और बाह्य नीति तय कर पाता है। तो ये सभी बातें हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। तो इसमें भी बॉक्स बनाते चलिएगा साथियों, इसमें भी बॉक्स बनाते चलिएगा। तो पहला बॉक्स बनाइएगा भाई, यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये तो उसका रहा ऊपर वाले का, यहां बनाएं। आंतरिक व बाह्य दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता को संप्रभुता कहा जाता है।
संप्रभुता क्या होती है? राज्य का प्राण तत्व होती है साथियों। राज्य का प्राण तत्व, राज्य का प्राण तत्व कह सकते हैं इसको, प्राण तत्व या आत्म तत्व। आत्म तत्व, राज्य की इसे आत्मा भी कहा जाता है साथियों, है ना। अगला, अंतिम सत्ता या सर्वोच्च सत्ता। अंतिम सत्ता या सर्वोच्च सत्ता भी इसको हम लोग कहते हैं। संप्रभुता के अभाव में, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, यहां लिखिएगा, यहां लिखे भाई, राज्य के निर्माणक तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानी जाती है। इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। एक और बॉक्स बनाइएगा साथियों। अगले बॉक्स में लिखें कि संप्रभुता ही एक ऐसा लक्षण होती है, संप्रभुता ही एक ऐसा लक्षण है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करता है। से अलग करता है। संप्रभुता के कारण ही कोई राज्य के कारण ही कोई राज्य अपनी गृह नीति एवं बाह्य नीति तय कर पाता है। तो संप्रभुता के कारण ही कोई राज्य अपनी गृह नीति और बाह्य नीति तय कर पाता है। बात करें साथियों भारत संप्रभु कब बना भाई? भारत को संप्रभुता कब मिली? हम जानते हैं साथियों, हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी, लिखिए 25 जनवरी 1950 तक भारत का जो दर्जा था
भारत राज्य नहीं था, बल्कि भारत क्या था? भारत एक अधिराज्य था, अधिराज्य। इसे डोमेनियन स्टेट कहा जाता था। यानी कि सरकार हमारी थी 15 अगस्त 1947 के बाद, सरकार हमारी थी, अंतरिम सरकार थी हमारे पास। तो 15 अगस्त 1947 से और 25 जनवरी 1950 तक, 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक जो भारत था, भारत क्या था? भारत राज्य नहीं था, बल्कि भारत एक अधिराज्य या डोमिनियन स्टेटस था। सरकार हमारी थी, लेकिन साथियों कानून हमारे नहीं थे, कानून हमारे नहीं थे। साथियों अब तक जो कार्य किया जाता था, यानी 25 जनवरी 1950 तक जो कार्य किया गया, वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा शासन किया जाता था। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही शासन चलाया जाता था। आगे चलकर साथियों जब अपना संविधान बनकर के लागू हुआ, कब? 26 जनवरी 1950 को, 1950 को, तो भारत एक संप्रभु राज्य बना, संप्रभु राज्य बना। तो संप्रभु राज्य बना, इसका मतलब हमारे पास संप्रभुता आ चुकी है। और संप्रभुता इतना महत्वपूर्ण तत्व है भाई साहब, ये राज्य का आत्म तत्व है, इसे आत्मा कहा जाता है। और संविधान लागू होने के पश्चात हम क्या बन गए? हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य बने, गणराज्य, जिसे हम गणतंत्र भी बोलते हैं। यानी कि अब हमारे भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख है, जो राज्य का प्रमुख है, वो वंशानुगत ना होकर के उसका क्या होगा? उसका चुनाव होगा। अब चुनाव जो उसका जो यानी कि वो निर्वाचित होगा। राष्ट्र का प्रमुख क्या होगा? निर्वाचित होगा। अब निर्वाचन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीका का हो सकता है। तो हमारे भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, किसका? राष्ट्रपति जी का। तो भारत एक गणराज्य बना, भारत एक संप्रभु राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। ये थी अपनी संप्रभुता। तो भारत को संप्रभुता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले भारत क्या था? डोमेनियन स्टेटस था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत का शासन संचालित किया जाता था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अरे हाँ या ना साथियों? तो हम लोगों ने साथियों बात करी राज्य के निर्माणक तत्वों पर, है ना। हम जानते हैं साथियों 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक राज्य का जो दृष्टिकोण था वो नकारात्मक दृष्टिकोण था। ऐसे समझ लीजिएगा कि 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक राज्य का दृष्टिकोण कैसा था? नकारात्मक था। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को प्राथमिक माना जाता था, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती थी और राज्य के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती थी। राज्य केवल यहाँ पर आवश्यक कार्य करता था, राज्य के कार्यों को सीमित किया जाता था। राज्य केवल सुरक्षा, शांति, व्यवस्था और न्याय के कार्य करता था और राज्य कोई कार्य नहीं किया जाता था राज्य के द्वारा। राज्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं था, वो हस्तक्षेप की नीति अपनाता था 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक। आगे चल करके 20वीं शताब्दी में सकारात्मक स्वरूप राज्य का अस्तित्व में आया और राज्य आवश्यक कार्यों के साथ साथ लोक कल्याणकारी कार्य भी करने लगा, लोक कल्याणकारी कार्य भी करने लगा। लोगों के कल्याण से संबंधित, लोगों के जन कल्याण से संबंधित, लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं से संबंधित कार्य भी राज्य करने लगा 20वीं शताब्दी में। इतनी बात आपको क्लियर समझ भाई?
अब लिख लीजिएगा साथियों कि राज्य जो है, राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है, उनको उनके बारे में हम लोग लिख लें। उसके बाद अपने लोगों का ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। बहुत देखिए छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर थोड़ी नहीं था ये। क्वेश्चन की मात्रा भी कम रहती है, लेकिन जब आ जाता है तो फिर आपसे सॉल्व नहीं होता है। यहाँ से यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन समझने वाले व्यक्ति की बात है। तो यहाँ से साथियों यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ही था। उस कथन को क्या था, राज्य को परिभाषित करता है, ऐसे पूछ लिया था कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य को सही परिभाषित करता है, राज्य क्या है निम्नलिखित परिभाषा के अनुसार। तो उसमें था गार्डनर का दे रखा था, ठीक है। तो यूपीएससी हो पीसीएस हो, जब वो पूछते हैं तो हिला देते हैं। अभी आप लोग तो जानते हैं, आप लोगों ने तो पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है भैया, आप लोग तो अंदर तक पढ़े हुए हैं, है ना। तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने सिद्धांत तक पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है। लेकिन जो यूपीएससी आईएएस पीसीएस वाले जो उन्होंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी, उन्होंने केवल व्यवहारिक राजनीति पढ़ी है, उन्होंने केवल संविधान पढ़ा है। तो इसलिए पूछ लेता हूँ उससे संबंधित भी बातें, ठीक है भैया। तो चलिए, राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, इसे फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई साहब। चलिए, मेरा भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पता है। अरे तुम लोग बहुत चालाक हो, और इसलिए मैं खड़ा हुआ था। मेरा भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। और साथियों कमेंट में बता दिया करें क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, जिससे कि हमारा ही मनोबल बढ़ेगा। और ये भी बता दिया करें कि हमारी क्लास कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ से हम आप लोग हमारी क्लास देख पा रहे हैं, ठीक है। संप्रभुता के जनक वैसे साथियों बोंदा कहे जाते हैं, बोंदा को संप्रभुता का जनक कहा जाता है। और जो आंतरिक संप्रभुता है, आंतरिक संप्रभुता के जनक गार्डनर है, बाह्य संप्रभुता के जनक ग्रोसियस है। यदि याद रखना हो तो रख लीजिएगा। संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, सॉरी राज्य से संबंधित, संप्रभुता याद आ रही बार बार। तो लिखिए राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। जैसे गार्डनर है, गार्डनर कहते हैं कि राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है, राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो जनसंख्या में काफी है, जो जनसंख्या में बहुत है और एक निश्चित भूभाग पर बसा। यानी कि गार्डनर कहते हैं कि राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जिसकी संख्या काफी है, जो
एक निश्चित भूभाग पर बसा है, बाह्य नियंत्रण से मुक्त है और जिसकी अपनी एक संगठित सरकार है। यही कथन पूछा था साथियों यूपीएससी में एक बार, कि राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जिसकी जनसंख्या बहुत है और जो एक निश्चित भूभाग पर बसा है, बाह्य नियंत्रण से मुक्त है, जिसकी अपनी एक संगठित सरकार है। ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों यूपीएससी में एक बार, था कि राज्य के संबंध में कौन सी परिभाषा सही है, राज्य शब्द को कौन सा कथन है वो परिभाषित करता है। तो 4 कथन दिए हुए थे, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, यानी कथन के रूप में ऑप्शन थे। तो आप लोगों को ये ढूंढना था कि हम जानते हैं राज्य के 4 तत्व होते हैं, जहाँ जनसंख्या मिल जाए, सरकार मिल जाए, भूभाग मिल जाए और संप्रभुता मिल जाए। जहाँ ये चारों तत्व मिल जाते हैं वही राज्य होता है। तो इस परिभाषा में चारों तत्व आपको दिख रहे हैं। देखिए साथियों, गार्नर के अनुसार लिखें, राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है, राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो जनसंख्या में काफी है, जो जनसंख्या में काफी है, जनसंख्या में काफी हो, ऐसे लिखिए, काफी हो, एक निश्चित भूभाग पर बसा हो, भूभाग पर बसा हो, भूभाग पर बसा हो, बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो, बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो, जिसकी अपनी एक संगठित सरकार हो, जिसकी अपनी एक संगठित सरकार हो। तो ध्यान रखिएगा भाई साथियों, गार्डनर का ये था, गार्डनर का हो गया। गार्डनर का एक है गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन होते हैं, यानी कि राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन होते हैं। यह सरकार राजनीतिक मामलों में अपनी जनता की प्रभुसत्ता प्रकट करती है तथा बाहरी मामले में स्वतंत्र होती है। तो गिलक्राइस्ट कहते हैं, गिलक्राइस्ट के अनुसार गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं भैया? गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राज्य उसे कहते हैं, राज्य
राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग, जहां जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन होते हैं, सरकार के अधीन सरकार के अधीन होते हैं, सरकार के अधीन होते हैं। यह सरकार राजनीतिक आंतरिक मामले में, यह सरकार राजनीतिक आंतरिक मामले, राजनीतिक आंतरिक मामले में अपनी जनता की प्रभुसत्ता प्रकट करती है, अपनी जनता की प्रभुसत्ता प्रभुसत्ता प्रकट करती है तथा बाहरी मामले में स्वतंत्र होती है, तथा बाहरी मामले में स्वतंत्र होती है। आगे लिखें, अरस्तु हैं, अरस्तु, अरस्तु के कई कथन है भैया राज्य से संबंधित। अरस्तु कहते हैं राज्य परिवार और गांव का समूह है, राज्य परिवार और गांव का समूह है, गांव का समूह है। एक और है अरस्तु का, अरस्तु कहते हैं परिवार राज्य की इकाई है, राज्य की इकाई है, इकाई है। एक और है राज्य समुदायों का समुदाय है, राज्य समुदायों का समुदाय है। और हम जानते हैं साथियों, कोई भी समुदाय होता है उसकी जो स्थापना की जाती है वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए की जाती है। यहाँ तक हो गया आपका। प्लेटो का भी ध्यान रखिए, प्लेटो कहते हैं राज्य व्यक्तियों का वृहद रूप है, प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्तियों का वृहद स्वरूप है। ये जो कथन है साथियों, ये कथन हाल ही में जो एलटी का एग्जाम हुआ है, एलटी 2026, उसमें एक कथन पूछ लिया गया था कि राज्य व्यक्ति का वृहद स्वरूप है, निम्न में से किसका कथन है? किसका है? तो प्लेटो का है साथियों, ध्यान रखिएगा, प्लेटो, प्लेटो राज्य व्यक्तियों का वृहद रूप है या स्वरूप है। ध्यान रखिएगा, एलटी 2026 में एसएसटी का पेपर था, पॉलिटिकल साइंस का भाई सब सेक्शन था।
लॉक क्या कहते हैं? जॉन लॉक। लॉक के अनुसार राज्य लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करता है, या फिर राज्य लोगों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। राज्य लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। तो राज्य लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है, ये लॉक कहते हैं। अरस्तु एक और कहते हैं कि नागरिकों के चरित्र की श्रेष्ठता ही राज्य का आधार है। यानी कि अरस्तु कहते हैं नागरिकों के चरित्र की श्रेष्ठता ही राज्य का आधार है। यानी कि राज्य के नागरिकों की चरित्र की श्रेष्ठता ही राज्य का आधार है। हीगल कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य एक नैतिक भाव का मूर्त रूप है। राज्य एक नैतिक भाव का मूर्त रूप है। इसमें वस्तु के रूप में आत्मा एवं दृढ़ स्वतंत्रता का मिश्रण है। लिख लीजिए भाई, हो सकता है कभी आ जाए। हीगल के बारे में लिखें, राज्य एक नैतिक भाव का मूर्त रूप है। राज्य एक नैतिक भाव का मूर्त रूप है। तो राज्य एक नैतिक भाव का मूर्त रूप है। इसमें वस्तु के रूप में, इसमें वस्तु के रूप में आत्मा एवं दृढ़ स्वतंत्रता का मिश्रण है। आत्मा एवं दृढ़ स्वतंत्रता का मिश्रण है। दृढ़ स्वतंत्रता का मिश्रण है। हीगल का एक और है कि राज्य ईश्वर का अवतरण है। एक और है भैया, राज्य ईश्वर का अवतरण है। अवतरण है, यह इसको ही कह सकते हैं हम, राज्य ईश्वर की शोभा यात्रा है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है, इसको ही कहते हैं हम लोग। ग्रीन कहते हैं राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। ये सब कथन है भाई, याद रखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि राज्य संबंधित कुछ कथन है। जैसे गार्डनर है, गार्डनर कहते हैं कि राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो जनसंख्या में काफ़ी है, एक निश्चित भूभाग पर बसा है, बाह्य नियंत्रण से मुक्त है, जिसकी एक संगठित सरकार है। ठीक भैया। गिलक्रास्ट कहते हैं राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित क्षेत्र में एक सरकार के अधीन होते हैं। यह सरकार राजनीतिक आंतरिक मामले में अपनी जनता की प्रभुसत्ता प्रकट करती है और तथा बाहरी मामले में स्वतंत्र होती है। मतलब इसमें भी चारों तत्व आ रहे होंगे, इसमें भी चारों तत्व आ रहे होंगे। और सबसे प्रमुख जो परिभाषा है वो गार्डनर की है। अरस्तु का है कि राज्य परिवार और गांव का समूह है। राज्य परिवार राज्य की इकाई है। राज्य समुदायों का समुदाय है। प्लेटो राज्य व्यक्तियों का बृहद स्वरूप है। लोग कहते हैं राज्य लोगों की संपत्ति
उत्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए इसे बनाया गया है। हीगल कहते हैं राज्य एक नैतिक भाव का मूर्त रूप है जिसे इसमें वस्तु के रूप में आत्मा एवं दृढ़ स्वतंत्रता का मिश्रण है। हीगल कहते हैं राज्य ईश्वर का अवतरण है। ठीक है भैया। ग्रीन कहते हैं राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है साथी मेरे, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जब तो मैंने आपको कराया। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ी लगभग 1.5 घंटा या 1:40 के आसपास क्लास होगी अपनी। तो ये जो अपना चैप्टर समाप्त हुआ, इसी के साथ हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, जिसे कहते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, कौन कौन से राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं हम लोग देखेंगे। जैसे राज्य की उत्पत्ति का जिसे धार्मिक सिद्धांत, जिसे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा शक्ति का सिद्धांत या बल प्रयोग का सिद्धांत, जिसे युद्ध का सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। चौथा विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत। तो चलिए साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः अपने चैनल पर। और हम अब विदा ले रहे हैं आपसे। तो आप लोग भाई अच्छे से पढ़ें और क्लास को शेयर कर दिया करें, दूसरे अपने भाई के पास, बहन के पास क्लास को शेयर कर दिया करें, जिससे आप लोगों का समर्थन मिलेगा और हमारी भी चैनल का विस्तार होगा। आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है साथियों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।